बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपके साथ एडीबी पार्ट 1 और बीए की जो इंग्लिश है कंपलसरी उसका जो गेस्ट पेपर है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स, कबल इसके कि मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये गेस्ट पेपर डिस्कस करूं, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि गेस्ट जो होता है ये एक उस्ताद का एक अंदाज़ा होता है। और चूँकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मसरूफ़ हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं इंग्लिश में, और दे डोंट हैव द मेंटल कैपेसिटी टू लर्न मोर क्वेश्चंस। सो दैट्स वाई वो कुछ हाथ पांव फिर मारते हैं कि किसी तरह कुछ मिनिमम कोर्स जो है वो कर लिया जाए, मिनिमम प्रिपरेशन कर ली जाए ताकि वो इम्तिहान में कम से कम पासिंग मार्क्स ही ले सकें। सो वो स्टूडेंट्स जिनको मसरूफियत है या दे हैव वीकनेस इन इंग्लिश और उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कम है, तो ये खालिस्तान उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जो है वो मटेरियल तैयार कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस हवाले से मैंने बहुत ही शॉर्ट सिलेक्शन की है। वैसे तो जो बुक मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो बुक मैंने बनाई है वो बहुत से स्टूडेंट्स उससे इस्तेफ़ादा कर भी रहे और मैंने वो स्टूडेंट्स को फराहम भी की थी। लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में मैंने इस गेस्ट को और भी इवन शॉर्टर कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स के लिए कुछ हेल्पफुल हो सके। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इसका आगाज़ करते हैं। इसमें मैंने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पोएम्स फॉर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट किए हैं वो हैं पैट्रियट एंड ट्रेटर, यानी मुहब्बे वतन से गद्दार वतन तक की जो पोएम है, ये पोएम नंबर 6 है हमारे सिलेबस में। और आप इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। ख़ास तौर पे इसके जो लास्ट वाला स्टांजा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे इस नज़म के टोटल जो है वो कुछ 6 स्टांजास बनते हैं, तो आपको ये ऑल द 3 स्टांजास ही करने चाहिए, तो लेकिन लास्ट वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद पोएम 1 8 है। तरतीब के लिहाज से ये हमारी जो नज़म है, ये पोएम जो है ये 8वें नंबर पे है वहाँ पे बुक पे टेक्सचुअल स्टडी हम जब करते हैं। तो 1 8 पोएम जो है इसके जो इम्पोर्टेंट स्टांजास जो हैं वो ख़ास तौर पे जो मिड वाले 2 स्टांजास हैं, एक नाइटिंगेल का जिसमें राइटर ने कंपैरिजन किया है उस लड़की की मौजूदगी के साथ, और दूसरा स्टांजा जो है जिसमें उसने कोयल के साथ उसको तशबीह दी है। सो दीज 2 स्टांजास आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा अगर इसका आखिरी स्टांजा देख लिया जाए और उन लाइनों को ज़ुबानी याद कर ले जाए तो वो वक्त ज़रूरत जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती है मुख्तलिफ क्वेश्चंस में कोट करने के लिए। सो 1 8 इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोएम। इसके बाद पोएम नंबर 3 जो मैंने सिलेक्ट किया आपके लिए गेस्ट पेपर में वो है ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। तरतीब के लिहाज से हमारे बुक पे ये पोएम नंबर 10 बनती है और इसके अंदर 7 स्टेजेस यानी ह्यूमन लाइफ की विलियम शेक्सपियर ने 7 स्टेजेस का जिक्र किया है। और इन 7 स्टेजेस का जिक्र करने से पहले विलियम शेक्सपियर ने इंसानी ज़िंदगी को एक खेल यानी प्ले से और तमाम मर्दों और औरतों को अदाकार और अदाकाराओं से तशबीह दी है। तो इस खूबसूरत तशबीह के बाद जो है 7 स्टेजेस जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और हर स्टेज अपनी जगह जो है वो इंसान की ज़िंदगी की जो कि विलियम शेक्सपियर ने जिसके ऊपर रोशनी डाली है वो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आपको कोई भी जो लाइन है, कोई भी स्टेज जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए दी जा सकती है ताकि आप उसकी तशरीह करें। इसके बाद एक आसान सी पोएम मैंने दी है, 12 नंबर पोएम हमारे सिलेबस में तरतीब के लिहाज से बनती है। पोएम का नाम है अ पॉइजन ट्री। अ पॉइजन ट्री यानी एक जहरीला दरख्त, विलियम ब्लेक की लिखी नज़म जो है आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी ज़्यादा स्टांजे नहीं है, ज़्यादा कोई लेंथी पोएम नहीं है, इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सिंबॉलिक सेंस में लिखी हुई ये नज़म है, तो इसको ज़रूर कीजिए। इसके बाद 5वीं पोएम मैंने जो आपके लिए सेलेक्ट की है इस गेस्ट पेपर के लिए वो है लाइट्स आउट। लाइट्स आउट पोएम में ये तरतीब के लिहाज से हमारी 14 नंबर पोएम बनती है बुक पे लाइट्स आउट। तो इस पोएम में ये नींद के और गहराई में जाके देखें तो मौत के गलबे के बारे में है। यूट्यूब पे मेरी इसके ऊपर वीडियोस दस्तयाब हैं, इन तमाम के ऊपर मैंने बनाई हुई हैं, आप उनसे भी 10-12 मिनट का जो एक वीडियो मैंने बनाई है उससे भी मज़ीद इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। सो लाइट्स आउट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। इसके बाद 6 नंबर पे मैंने सेलेक्ट की है द वैनिशिंग विलेज, यानी गायब होता हुआ या ग्रुप होता हुआ गाँव। इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे दस्तयाब है। मैंने इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की है, इसका एनालिसिस और इसका तजिया किया हुआ है वहाँ पे। सो द वैनिशिंग विलेज पोएम जो है इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तरतीब के लिहाज से हमारी पोएम नंबर 16 बनती है।
इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम हॉक्स मोनोलॉग, ये तरतीब के लिहाज से हमारी 18 नंबर पोएम बनती है, सॉरी 19 नंबर इसका बनता है हमारी टेक्सुअल जो तरतीब है उस लिहाज से। तो हॉक्स मोनोलॉग यानी एक उकाब की खुद कलामी। इसके बाद 8वें नंबर पे मैंने लिखा है जो पोएम दी है आपके लिए इस गैस में, वो है से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स, कहने को तो इस शहर के अंदर 1 करोड़ लोग आबाद हैं। बहुत खूबसूरत नज़म है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे सिलेबस में शामिल लंबी नज़मों में ये भी एक लंबी नज़म है। आमतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो लंबी नज़में जो उसको प्रिपेयर नहीं कर पाते, लेकिन एक आपको एक लेंथी पोएम भी तैयार करनी पड़ेगी आखिरी सेक्शन में से। एक और पोएम बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्नेक, सांप, यानी D.H. लॉरेंस की लिखी हुई ये पोएम है, काफ़ी लेंथी पोएम है वो भी, और लेकिन उसके क्वेश्चंस चूँकि बहुत ज़्यादा बनते हैं तो दैट्स वाई मैं आमतौर पर उसको रिकमेंड नहीं कर रहा, और इसलिए मैं ख़ास तौर पे इसको ही रिकमेंड कर रहा हूँ, से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन सोल्स। तो ये स्टूडेंट्स ये 8 पोएम्स हैं जिनका आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद हम अब इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पोएम्स के जो क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पोएम्स जो सिलेक्ट की हैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो तकरीबन वो आसान सी नज़में ही हैं मैंने जो आपके लिए सिलेक्ट की हैं और वो इंपॉर्टेंट भी हैं। सबसे पहली पोएम जो है वो लैयर है, पहली पोएम है लैयर। लैयर का माना फुर्सत होता है। इसमें जदीद दौर के इंसान के ऊपर जो उसकी जो मादा परस्ताना सोच है और उसका नेचर के हवाले से जो इंडिफरेंट रवैया है, शान बेनियाज़ी वाला रवैया है, उसके ऊपर राइटर ने, पोइट ने एक सैटराइज़ किया है, तंज़ किया है। तो ये नज़म इस लिहाज से इसका यही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद न्यू रेजोल्यूशंस है 2 नंबर पॉइंट पे। तरतीब के लिहाज से टेक्सुअल पे ये हमारी जो टेक्सुअल बुक पे हमारी जो इसका नंबर बनता है वो 3 है। तो इसमें नए साल के इरादे हैं, यानी शायरा ने नए साल के इरादे बनाए हैं। तो आमतौर पे समरी टाइप क्वेश्चन आता है कि वो कौन से इरादे हैं जो कि शायरा ने नए साल की आमद पे बनाए हैं। इसके बाद नंबर 3 पे देखिएगा मैंने फिर इसके बाद 15 नंबर पोएम आगे जाके सेलेक्ट किया आपके लिए, आफ्टर एप्पल पिकिंग। आफ्टर एप्पल पिकिंग जो है यानी सेब तोड़ने के बाद या सेब तोड़ते हुए ये नज़म जो है, ये मैंने आपको बताया था कि आप इस नज़म को वेल प्रिपेयर करके, अच्छी तरह प्रिपेयर करके आप इसका क्वेश्चन जो है एक ज़रूर तैयार कीजिएगा। और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे जाकर मेरी वीडियो जो है प्रोफेसर जमील बेग नामी चैनल पे आप जाकर इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, और इसके क्वेश्चन में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद नंबर 4 पे है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं मौत की खातिर नहीं रुक सकी, मैं मौत की खातिर ना रुक सकी। एमिली डिकिंसन की लिखी हुई ये पोएम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि शायर ने मौत को किस रूप में पेश किया है, या शायरा के क्या ख्यालात हैं डेथ से मुतल्लक। तो ये नज़म जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद ऑल द बेटर स्टेज पोएम हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा आपको कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं वैसे तो, क्योंकि हर स्टेज के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो कभी कभी पुट किया जाता है। कभी इसकी जो पहली स्टेज, इंसान की ज़िंदगी की जो पहली स्टेज है उसको बयान कीजिए, कभी दूसरी स्टेज, कभी तीसरी स्टेज, कभी 4th और 5th, और कभी लास्ट स्टेज यानी 7th स्टेज के बारे में क्वेश्चन आमतौर पे पुट कर दिया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पोएम जो है लाइट्स आउट, बहुत आसान सी पोएम है। लाइट्स आउट जो नज़म है नींद के गलबे के बारे में है या मौत के गलबे के बारे में है, तो इसको भी आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन बनता है लाइट्स आउट का, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। पॉलिटिक्स पोएम है, ये लास्ट पे जो नज़में हमारी शामिल हैं उनमें से ये ली गई नज़म है, और ये भी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख सकते हैं। पॉलिटिक्स जो है सियासत, इस नज़म में शायर ने सियासत की अहमियत बयान की है और उसके मुकाबले में उसने कंपैरिजन किया है मोहब्बत की अहमियत के साथ। तो ये एक खूबसूरत कंपैरिजन है राइटर ने जो पेश किया, इसको आप देखिएगा। इसके बाद पोएम नंबर 8 है द रेबल। वैसे तो तरतीब के लिहाज से हमारी पोएम नंबर 5 बनती है, तो 5 नंबर पोएम बनती है। तो इस रेबल पोएम का क्वेश्चन भी इस साल जो वो क्या है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट प्लेस और शॉर्ट स्टोरीज़ का पोर्शन है, उसमें हम देखते हैं अब शॉर्ट स्टोरी के पोर्शन से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन इनफैक्ट आपको करने हैं अटैम्प्ट 10-10 मार्क्स के। वैसे आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स के शॉर्ट स्टोरीज़ और 1 एक्ट प्लेज में से जो है वो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए सेट किए जाएंगे, जिसमें से आपने 2 करने होंगे। तो इसमें जो मैंने आपके लिए सिलेक्शन की है वो शॉर्ट स्टोरीज़ की जो इंपॉर्टेंट है वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी नया आइन। तरतीब के लिहाज से ये नंबर 3 पोएम बनती है, हमारी ये शॉर्ट स्टोरी बनती है। इसके बाद ब्रेकफास्ट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, शॉर्ट स्टोरी है। जॉन स्टीनबेक की लिखी हुई है
शॉर्ट स्टोरी है ब्रेकफास्ट, इसके भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद हैप्पी प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस यानी शॉर्ट स्टोरी नंबर 6 है एग्ज़ाम में, जो हमारी तरतीब के लिहाज से, सॉरी टेक्सचुअल जो हमारी बुक है उसमें जो तरतीब रखी गई है उसमें द हैप्पी प्रिंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द नेकलेस है, ये टेक्स्ट बुक पे इसकी जो तरतीब बनती है वो नंबर 9 बनती है वैसे। द नेकलेस, गले का हार, बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट स्टोरी है, इसमें 2-3 क्वेश्चन इसके बनते हैं। मैथेल्डा का करैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, और इंसान की ज़िंदगी में जो फेट का रोल है यानी इंसान की जो तकदीर का रोल है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद द फ्लाई नामी शॉर्ट स्टोरी जो है वो सिग्निफिकेंट है। द फ्लाई मीन्स मक्खी, ये कैथरीन मैनफील्ड्स की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत एक सिम्बॉलिक शॉर्ट स्टोरी है। सिम्बोलिज़म का इस्तेमाल करते हुए राइटर ने इंसान की बेबसी को यहाँ पे दिखाया है, तो इसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्लाई सिग्निफाई, यानी इस कहानी के अंदर जो मक्खी है ये किस चीज़ को सिग्निफाई करती है। इसके बाद एक और शॉर्ट स्टोरी है शैडो इन द रोज़ गार्डन, यानी रोज़ गार्डन में साया। इसमें एक मियाँ बीवी के जो बाहमी रिलेशंस हैं, एक न्यूली मैरिड कपल है, तो उनके रिलेशंस के जो कशीदा तल्लुकात हैं और उसकी जो एक वजह है राइटर ने यहाँ पे डिस्कस की है, यानी ये दरअसल एक लव स्टोरी ही है, इसके अंदर डिस्कस की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है। इसके भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखिएगा। द बियर, इसके बाद प्लेस का सेक्शन आता है, तो द बियर जो है यानी रीच एंटन चिकोफ की लिखी हुई बहुत बड़ी फार्सिकल कॉमेडी, बहुत शानदार फार्सिकल कॉमेडी। इसको बड़े इम्तिहान में क्वेश्चन जो है द बियर इज़ अ फार्स, या द बियर इज़ अ फार्सिकल कॉमेडी, या द बियर इज़ अ फुल ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स, ये वाला क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है। इसके अलावा पप्पुआ का करैक्टर भी आ सकता है, या पप्पू और समरनॉव के जो कन्फ्लिक्ट आपस में जो इसके 2 किरदारों की, उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद स्मोक स्क्रीन है, हमारा चौथा प्ले है ये स्मोक स्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। आप इसमें लूसी का करैक्टर देख सकते हैं, प्रिमरोज़ का करैक्टर देख सकते हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लूसी नामी लड़की जो है वो जॉन नामी लड़के से शादी क्यों करना चाहती है। नंबर 9 पे द बॉय कम्स होम, ये मैंने एडिशनल डाला है, मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, वैसे तो 2 प्लेस ही काफ़ी है, लेकिन मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने कहा द बॉय कम्स होम जो है वो भी प्ले जो है वो गेस्ट में दे दिया जाए, ताकि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। तो ये हमारा प्ले नंबर 2 है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स, अब अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं, तो सेक्शन बी में आपके जो इंपॉर्टेंट डायलॉग्स जो है वो मैंने आपके लिए जो सिलेक्ट किए हैं, वैसे तो ये मेरी जो बुक है जो मार्केट में एक्सपेक्टेड गेस्ट पेपर्स के नाम से दस्तयाब है, वो मैंने उसके अंदर कोई तकरीबन 8 डायलॉग्स डाले हैं, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने आपके लिए 7 डायलॉग्स जो वो सिलेक्ट किए हैं। डायलॉग ऑन द चॉइस ऑफ प्रोफेशन, यानी 2 दोस्तों के दरमियान डायलॉग लिखिए जिसमें आप चॉइस ऑफ प्रोफेशन पे बात करेंगे, कि एक दोस्त जो है वो अपने प्रोफेशन की चॉइस बताता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, और इस हवाले से उसकी कोशिशें, एफ़र्ट्स कैसी जा रही हैं। इसके बाद दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग, यानी दुनिया में जो गर्मी बतदरीज बढ़ती जा रही है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो उसके मतलब 2 दोस्तों के दरमियान डायलॉग है, ये कीजिए। एक और डायलॉग जो है ये कई दफ़ा पेपर्स में आया हुआ है, और जब भी ये पेपर्स में आता है आमतौर पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन की तरतीब यानी तहरीर को ही नहीं समझ पाते, अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं होती कि ये पूछ क्या रहा है। तो इसमें ये वेवरनेस ऑफ यूथ जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। वेवरनेस ऑफ यूथ का मतलब होता है नौजवानों की बेराह रवी, ये जो हमारे नौजवान नस्ल जो डामाडोल है, कोई मंजिल नहीं है, बेराह रवी का शिकार हैं, इमोरल और वल्गर होते जा रहे हैं, ये उस हवाले से आपने डायलॉग्स जो है 2 दोस्तों के बीच जो है डायलॉग लिखना है। इसके बाद है डायलॉग ऑन द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन यानी नज़्म व ज़ब्त की जो अहमियत है उसके ऊपर जो है डायलॉग लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, हाईली एक्सपेक्टेड है। और फिर ये करंट इशू है एक डियरनेस, 5 नंबर पे देखेंगे। डियरनेस का माना महंगाई होता है, तो महंगाई से रिलेटेड जो डायलॉग है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। मियाँ बीवी के दरमियान डायलॉग लिखे डियरनेस पर यानी महंगाई पर, ये पहले भी 2-3 बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में डायलॉग की सूरत में आया हुआ है। इसके बाद है डायलॉग ऑन डिजिटल लाइब्रेरीज़, यानी जदीद दौर के अंदर जो डिजिटल एक लाइब्रेरीज़ का जो इजरा हुआ है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसके हवाले से अपने बात करनी है, और उसको पाकिस्तान की जो रवायती लाइब्रेरीज़ हैं उनके साथ आप कंपेरिजन कीजिएगा। तो 2 दोस्तों के दरमियान आप डायलॉग लिखें जिसमें डिजिटल लाइब्रेरीज़ की इंपॉर्टेंस और उसकी अहमियत और इसकी जो अफादियत, उसके जो एडवांटेज हैं उसके ऊपर आप बात करें। इसके बाद है डायलॉग ऑन सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया पे आप बात करें जो मिस यूज़ होता है सोशल मीडिया का और मोबाइल फ़ोन का, सेल फ़ोन का, और ये जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स के मिस यूजेज़ हैं, और जिसमें हमारी नौजवान नस्ल जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है मुख्तलिफ़ ऐप्स
के ज़रिए अपने आप को फेमिलराइज करने के लिए, अपने आप को मकबूल करने के लिए बदअखलाक़ी पर उतरा है। इस तरह के आप बहुत से मिसयूज़ जो हैं वो आप इसके डिस्कस करेंगे। इस पर स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है कंप्रेशन और प्रेसिस का। आमतौर पे बच्चे पूछते रहते हैं कि कंप्रेशन और प्रेसिस जो वो कहाँ से किया जाए। तो आमतौर पे ये क्वेश्चन तो आंसर ही नहीं आता है, लेकिन इसमें गैस तो खैर इतना नहीं बन सकता। लेकिन बहरहाल जो मेरी ऑब्जर्वेशन में है, जो मेरे मुशाहिदे में है, मैंने इसमें देखा है कि आप जो बीएससी के पेपर्स हैं, याद रहे स्टूडेंट्स कि मैं बीएससी की अंग्रेज़ी की बात कर रहा हूँ, कि बीएससी के अंग्रेज़ी के जो पेपर है इंग्लिश के, आमतौर पे बीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं कंप्रेशन और प्रेसिस, वो बीए में रिपीट होते रहते हैं, या बीए वाले पेपर जो हैं वो कंप्रेशन और प्रेसिस का जो पैसेज है वो बीएससी में दे दिया जाता है आमतौर पर। तो ये दोनों जो है बीएससी के जो इम्पोर्टेंट आए हुए हैं कंप्रेशन और प्रेसिस, अगर आपके पास कोई बुक दस्तयाब है जिसमें इनको सॉल्व किया गया है कंप्रेशन और प्रेसिस को, अगर बीएससी की कंप्रेशन और प्रेसिस सॉल्व की गई है तो आप उसको जो है अच्छी तरह से क्या है कि देख लीजिए। उनमें से इंशाल्लाह कोई एक पेपर जो है आपका वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, एक पैसेज। इस पर ट्रांसलेशन पैसेज की बात करते हैं। ट्रांसलेशन भी आती है चॉइस के तौर पे। आपको पता है कि डायलॉग भी आपको आता है, और उसके अगेंस्ट जो है चॉइस के तौर पे जो आता है वो आपको पैराग्राफ है जिसमें आपने ट्रांसलेशन करनी होती है, आपको उर्दू का पैराग्राफ दिया जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि चाहे वो इंटर बोर्ड के पेपर्स हों, सॉल्व शुदा, कहीं से आपको कोई 30, 35, 25, 20 अपनी आप सलाहियत के मुताबिक जो है वो पैराग्राफ याद कर लीजिए। और इसके अलावा जो बीएससी के जो मैं बताऊंगा कि जो पैसेजेस आए हुए हैं उससे रिलेटेड जो मटेरियल जो है वो आप ज़रूर जो है वो याद कर लीजिए। वो पैसेजेस आमतौर पे बीए में रिपीट हो जाते हैं, या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उसके पे आप पैसेजेस जो हैं वो अच्छी तरह ट्रांसलेट कर लीजिए। को 25 से 30 पैसेज जो हैं वो अगर तैयार कर ले जाएँ तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा मैं आगाह कर दूं कि ये जो गेस्ट पेपर है ये बहरहाल एक अंदाज़ा है, और ये हरफ आखिर नहीं है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बदगुमानी ना लेके आए जहन में। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मैक्सिमम जो है वो तैयार करें। लेकिन फिर भी अगर आपकी मसरूफ़ियत है या आपकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है और आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं कर सके आपको एग्ज़ाम के लिए, तो फिर आप एटलीस्ट जो है ये इस गेस्ट पेपर को आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपके लिए ये आज की वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।